नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर और उसके अंदर में जितने भी सेल्स ऑर्गन होते हैं उन सभी की विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेल्स ऑर्गन दिख रहा होगा और ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, यानी जंतु कोशिका की ये संरचना है। ठीक है, और इसमें जितने भी सेल्स ऑर्गन हैं, छोटे छोटे जो भी इसके अंदर में ऑर्गन्स होते हैं उन सभी को यहाँ पे लिखा गया है। ये एक नंबर अगर ऑर्गन को सबसे पहले देखें तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली क्या होता है? ये जो है ये बाहरी आवरण होता है। जो भी कोशिका है, यहाँ पे ये जो कोशिका आपको पूरा सेल्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, बड़ा इसको जूम करके दिया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है, ऐसा नहीं। तो ये जो बड़ा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये अंदर में पैक है एक झिल्ली के द्वारा। बाहर बाहर जो भी लाइन है, इसी लाइन को हम बोलते हैं क्या चीज? तो इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, और आपको बता दें कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती है, केवल सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, और इसकी और विशेषता की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है बाहरी झिल्ली होता है। इसके अंदर में टोटल का टोटल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सभी पैक होते हैं। और ये बना क्या चीज़ का होता है? तो ये बना होता है प्रोटीन का, और साथ साथ में उसमें लिपिड यानी वसा होता है। ठीक, तो वसा और प्रोटीन का जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो बना रहता है। ठीक, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इस जो संरचना को बोलेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं, बस एक एक दो बनाया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेल्स ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि जो भी श्वसन की क्रियाएं होती हैं, जो भी रिस्पायरेशंस की क्रियाएं होती हैं, अगर बोले कि सेल्स के अंदर में जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो भी काम होता है सब इसी का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, और ये एनर्जी प्रोड्यूस होता कैसे है? तो हम लोग सांस लेते हैं और सांस में के द्वारा बहुत सारी गैसें जाती हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन आपका जाता है 21% और वापस फिर जल्दी से चला आता है 70%, यानी कि 4% ऑक्सीजन आपके सेल्स में जाते हैं। पूरा जितना भी सेल्स है 4% ऑक्सीजन, 4% पूरा जितना भी सेल्स है उन सभी सेल्स में किसके पास जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को लेके अपने इंटरनली एक चक्र चलाता है, एक साइकिल चलाता है, उसे बोलते हैं क्रेब्स चक्र। ठीक है, और उस क्रेब्स चक्र के द्वारा बनता है एटीपी। ठीक है, और एटीपी जब बनेगा, एटीपी फिर से टूटता है एटीपी, तो उस टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज कोशिका को मिलता है तो कोशिका वर्क करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसको एनर्जी मिल जाता है। ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यू नो अबाउट दैट। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह एक क्या बिजली प्रोड्यूस करने का, यानी शरीर के अंदर में एक ऊर्जा प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। ठीक, इसीलिए इसे बोलते हैं हम क्या चीज? इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका की शक्ति गृह। कोशिका की शक्ति गृह किसे कहते हैं? बोला जाए क्वेश्चन तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इसकी खोज की बात कर ले तो सबसे पहले इसका खोज किया था अल्टमैन ने। अल्टमैन नामक व्यक्ति ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण भी क्वेश्चन पूछता है कि इसका नाम किसने दिया था? तो इसका नाम दिया था बेंडा। एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेंडा। बेंडा नामक साइंटिस्ट ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, इसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, याद रखना। तीसरा ऑर्गन है आपका लाइसोसोम। सो व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम जो है इसे हिंदी में कहते हैं ललनकाय। ठीक, ललनकाय, इसे लाइसोसोम से यानी हिंदी में ललनकाय कहते हैं। आपको लाइसोसोम से दिखा दे तो ये इस कोशिका के अंदर में बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं, लेकिन हम एक लाइसोसोम्स यहाँ पे दिए हुए, ये जैसे एक हो गया लाइसोसोम। ठीक, ये लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर हो गया। अब लाइसोसोम का काम क्या होता है, यानी कि इस लाइसोसोम्स का व्हाट इज द वर्क ऑफ लाइसोसोम्स, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है, जैसे मानिए कि कोशिका के इंटरनली इसके अंदर में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो,
मान लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करना बंद कर दे, या अगल बगल का जितना भी कोशिका है, इस कोशिका में जितने भी ऑर्गन्स है और उसके बाद में अगल बगल का जितना कोशिका अगर है, तो वो अगर वर्क करना बंद कर दे, तो यानी वर्क करना बंद कब कर देगा, यानी कि वो अगर निष्क्रिय हो जाए, वो अगर मर जाए, यानी कोशिका मर जाए, तो उस कोशिका को साफ करने का, उस स्थान को साफ करने का काम होता है किसका, ये लाइसोसोम का। लाइसोसोम के अंदर में एक एंजाइम भरा हुआ रहता है, उस एंजाइम को कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। और वो बहुत ही हार्ड एंजाइम होता है, क्यों, क्योंकि अगर उस एंजाइम को किसी भी चीज़ पे छिट दिया जाए, यानी कि किसी भी चीज़ पे फेंक दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो कोशिका नष्ट हो जाएगा, ठीक। कभी कभी होता क्या है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जैसे मान लिया यहाँ पे चोट लगने के बाद में यहाँ की कोशिका मृत हो जाएगी, ठीक। अब इस कोशिका को फिर से नष्ट करके नया कोशिका बनाना होगा, तब भी तो काम चल सकता है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। सभी के सभी कोशिका मर जाए तो ऐसे सड़ेंगे थोड़ी ना भाई, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको फिर से साफ किया जाएगा। साफ करने का काम ही होता है किसका, लाइसोसोम। इसीलिए इसे कभी कभी सुसाइडल बैग, कभी कभी नहीं, हमेशा सुसाइडल बैग ही बोला जाता है। इसे बोलेंगे सुसाइडल बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, और उस एंजाइम के द्वारा ये पूरी कोशिका का जितना भी स्ट्रक्चर है, जितना इसकी संरचना है, इस सबको नष्ट कर सकता है। इस सब को अपने आप में से अंदर से हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकालेगा और टोटल कोशिका में फैल जाएगा। फैल जाने के बाद में क्या होगा, तो टोटल का जितना ऑर्गन है सभी वर्क करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसका आप याद रखेंगे कि इसे सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली बोला जाता है। इसके अंदर कौन सी एंजाइम बनी रहती है, तो बोलेंगे कौन सा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक ना। नेक्स्ट अगला है गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी कैट। ये क्या होता है, इसको अगर स्ट्रक्चर में देखें तो आपको गोल्जी बॉडी दिख रहा होगा, ये रहा गोल्जी बॉडी, ठीक है। और इस गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में बोला जाए ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है, तो वो है जितने भी नर्व है, जितने भी ये नस है, छोटे छोटे नस, सीरा है, धमनी है, यानी वेन है, आर्टरी है, तो वो सभी ब्लड को ले जा रहे हैं, उनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन कोशिका के अंदर में कोई किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करना है, एक जगह से किसी चीज़ को दूसरी जगह ले जाना है, तो मान लीजिए ऊर्जा प्रोड्यूस हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास से ऊर्जा को उठा के और केंद्रक के पास ले जाना, यानी कि बीच में ये न्यूक्लियस के पास ले जाना हो, तो उसको ले जाने का काम करता है कौन, तो ये करता है आपका गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसलिए गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला जाता है। गोल्जी बॉडी को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, याद रखेंगे, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। और इसका खोज किसने किया था, तो खोज किया था कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए उनके सम्मान में इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया है। नेक्स्ट अगला है सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम होता क्या है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो संरचना दिख रही है, थोड़ा स्टाइलिश बना दिए हैं, आपको भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपको बता सकते हैं क्या चीज़ सेंट्रोसोम है, तो सेंट्रोसोम क्या होता है, तो ये न्यू सेल्स को फॉर्म करता है, नया सेल बनाता है। जैसे हमने बताया कि ये जो अगर लाइसोसोम कोशिका को बर्बाद कर दिया, यानी कि कोशिका यहाँ से नष्ट हो गया, यहाँ पे चोट लगा, कोशिका टोटल का टोटल नष्ट हो गया, यहाँ से कोशिका को तो नष्ट करने का काम किसका होगा, लाइसोसोम का। लेकिन यहाँ पे बनाने के लिए, नया कोशिका बनाने के लिए, यानी कोशिका विभाजन करने के लिए भी तो कोई पदार्थ चाहिए ना, तो उसके लिए होता है आपका सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या करता है, वो नया कोशिका बनाता है, यानी कोशिका विभाजन, एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे कोशिका का विभाजन करने में मदद करता है, ठीक है। और कोशिका विभाजन क्या है, यानी कि सेल डिवीजन क्या है, तो वो बहुत बड़ा सा टॉपिक खुद में होता है, उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले आगे समझते हैं सेंट्रोसोम जो है, इसलिए इसे ये जो है, ये बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक ना। नेक्स्ट अगला है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, यानी इसे बोलते हैं रसधानी, हिंदी में बोले रसधानी बोला जाता है वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स क्या होता है, तो ये छोटा वाटर पॉकेट है इस कोशिका के अंदर में। अच्छा, आपको बता दिया जाए कि पूरे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कोई पदार्थ है तो वो है वाटर, जल, लगभग 70%। हमारे पूरे बॉडी में
अगर जल की मात्रा देखा जाए तो 70% लगभग है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ से अगर यहाँ से चीर दे तो जल ही जल निकले, पेट फाड़ दे तो जल ही जल निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं। उसमें नमी की मात्रा होती है। जैसे आपके स्किन्स में भी नमी की मात्रा है। उसके बाद ये हेयर देखिए, इसमें भी नमी की मात्रा है। ये अगर अंदर में देखिए ब्लड है, ब्लड के अंदर भी कुछ ना कुछ जल की मात्रा है, ठीक। तो इन सभी को मिला के अगर टोटल उसकी क्वांटिटी निकाला जाए तो लगभग 70% सिर्फ वाटर मिलेगा आपको। क्या चीज़? वाटर, ठीक। तो कोशिका के अंदर में देखा जाए तो ये छोटे छोटे जितने भी हैं ये वाटर पैकेट्स होते हैं, ठीक। जनरली आपको बताया जाए तो एनिमल सेल में छोटा होता है, बट प्लांट सेल में बड़ा होता है, बड़ा, ठीक। तो ये जो है छोटे छोटे पैकेट जो भी हैं इन्हीं को बोला जाता है वैक्यूल्स, ठीक, यानी कि रसदानी। और वैक्यूल्स का काज क्या होता है? तो ये वाटर को स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पे वाटर को फिर रिलीज करता है, कोशिका को देता है। कोशिका अपना वर्क करता है। कोशिका एक यूनिट है और उसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब अपना स्ट्रक्चर भी है उसका और वो फंक्शन भी करता है, यानी कि इसके अंदर में जितने भी पदार्थ होते हैं ये अपने आप में अपने आप में बोल सकते हैं एक ऐसा पदार्थ है जो अपना सबका सब काम कर सकता है, इसलिए इसे यूनिट बोला जाता है, यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट आगे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। इसे कह सकते हैं वैक्यूल्स इज वाटर पैकेट, वाटर पैकेट, ठीक। आगे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे शॉर्ट में बोले तो ER, यहाँ पे लिखे हुए हैं ER, ये रहा ER। ये जो है जो केंद्रक से लगा हुआ है इसे भी ER बोलेंगे। नहीं भी लग सकता है, जैसे यहाँ पे बना दिए, नहीं लग सकता है, ये है ER बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसे हिंदी में बोले तो बोला जाता है अंतःप्रदब्बी जालिका, अंतःप्रदब्बी जालिका। और इस अंतःप्रदब्बी जालिका का वर्क क्या है इसके पहले हम समझते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदब्बी जालिका दो प्रकार का। एक होता है RER मीन्स रफ, R से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें रफ का क्या काम है? रफ जो है इस पर छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उन पार्टिकल्स का नाम भी है कुछ, उसका भी नाम है। उस पर छोटे जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसे बोलता है राइबोसोम, उसे बोला जाता है राइबोसोम्स। यहाँ पे राइबोसोम से छूट गया है ना, राइबोसोम्स, यहाँ पे होता है राइबोसोम्स, ठीक है। तो छोटे जो भी पैकेट्स पाए जाते हैं, छोटे बोला जाए कि वहाँ पे जो भी छोटा कोशिकांग पाया जाता है, छोटे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसे बोलता है राइबोसोम, ठीक है। और यहाँ पे जो चिकना होता है, ये चिकने का भी अपना एक विशेष काम है, इस पे कुछ नहीं पाया जाता है। तो चिकना जो है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है? तो ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है, यानी वसा बनाता है, वसा का फॉर्मेशन करता है आपका कौन सा? ये स्मूथ वाला। और जो रफ वाला है राइबोसोम्स उस पर पाया जाता है। तो राइबोसोम्स का भी अब अगर वर्क देख लिया जाए तो ये राइबोसोम्स बनाता है प्रोटीन, और इसलिए इस राइबोसोम्स का जो छोटा पैकेट्स है, ये छोटा आपको दिख रहा है पार्टिकल्स, ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स बनाता है प्रोटीन, इसलिए इसे बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी कि राइबोसोम्स इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी कि इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। हम बात कर रहे थे ER का। तो ER ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कभी कभी कोशिका के कंकाल का भी काम करता है, यानी कि स्केलेटन ऑफ सेल्स, ठीक है। क्योंकि ये कोशिका को एक विशेष स्ट्रक्चर देता है। इसको बोला जाए तो इसको फुला के रखता है। जैसे मान लिए कि एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर में आप हवा भरते हैं तो हवा गुब्बारे को क्या करेगा? फुलाएगा। अगर उसमें से हवा निकाल दे तो फिर से गुब्बारा क्या हो जाएगा? फिर से छोटा हो जाएगा। तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि दिस इज द स्केलेटन ऑफ सेल्स, ठीक। दो प्रकार का होता है ER, यानी कि ये बनाएगा, रफ वाला बनाएगा। रफ में राइबोसोम्स होता है। तो राइबोसोम्स क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन का। तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन बनता है और इसमें वसा यानी लिपिड बनता है। ना नेक्स्ट अगला न्यूक्लियस समझने से पहले हम राइबोसोम समझ लिए हैं, ठीक। अब समझते हैं थोड़ा सा न्यूक्लियस सबसे मेन पार्ट है।
इन पूरे कोशिका में सबसे मेन कोशिकांग अगर कोई बोला जाए तो वो है आपका न्यूक्लियस। इसे ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं, उस सबको कंट्रोल करने का काम होता है न्यूक्लियस का, ठीक। और न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोटाइड्स होता है, और उस न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर आपका मिलता है, क्या मिलता है? तो क्रोमोसोम, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर भी देखा जाए तो उसमें होता है डीएनए, उसके अंदर होता है आरएनए, ठीक। डीएनए आरएनए यानी कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। और डीएनए को आनुवांशिक गुणों का वाहक बोला जाता है। यानी आप में अगर ये डीएनए है, ये डीएनए आपका संतति होता है, अगर बाल बच्चा होता है भाई, जो भी छोटा झुनझुना होता है, तो उसमें आपका गुण जाएगा, ठीक है। ये किसकी मदद से? डीएनए की मदद से। और जो भी जीवाणु विषाणु वगैरह होता है उन सब में आरएनए पाया जाता है। आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, ये डबल हेलिक्स होता है। बाकी डीएनए आरएनए अपने आप में एक चैप्टर होता है, ये बड़ा चैप्टर है और इसको कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें बोला जाए कि न्यूक्लियस जो केंद्रक है, केंद्रक इसे ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है, सबसे मेन पार्ट है। इसके बाहर में देखा जाए तो ये जो पार्ट है, ये बाहर में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। यानी कि केंद्रक के चारों तरफ भी इस टाइप की एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्या चीज? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उसके अंदर में लिक्विड पाया जाता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। और इस सेल के अंदर में भी बहुत सारे लिक्विड पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, आपको बोले न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, इन दोनों को एक साथ मिलाइएगा तो इससे एक और नया पदार्थ बनता है। उस नए पदार्थ को बोलते हैं हम, क्या चीज बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म जो है, जिसे बोलते हैं जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव। और जीव द्रव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे एक क्वेश्चन आता है कि जीव द्रव का खोज किसने किया? तो आपको याद होना चाहिए किस जीव द्रव का खोज किया था? पुरकिंजे नामक व्यक्ति ने जीव द्रव्य का खोज किया था। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये रहा आपका जंतु कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर और जंतु कोशिका के बारे में पूरा डिटेल, ठीक। आगे देखते हैं प्लांट सेल के बारे में। तो ये सामने आपको दिख रहा है क्या चीज? तो ये है एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी एनिमल सेल देखिए, प्लांट सेल को देखते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में सबसे पहले बता दिया जाए, थोड़ा सा अंतर बताया जाए तो एक होता है सेल मेम्ब्रेन और एक होता है सेल वॉल, ठीक। सेल मेम्ब्रेन जो है वो कोशिका यानी कि आपका जंतु कोशिका यानी कि प्लांट से एनिमल सेल, और पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, वो दोनों में पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल वॉल जो होता है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले आपका सेल वॉल, ठीक, यानी कि कोशिका भित्ति में होता है एक दीवार। तो एक दीवार के जैसा जो बाहरी संरचना आपको दिख रहा है, ये होता है क्या चीज? तो ये होता है सेल वॉल, जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अभी आपको बताएं कि सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। लेकिन बोला जाए सेल वॉल क्या चीज़ का बना होता है, तो सेल वॉल बना होता है वो होता है सेलुलोज का सेल वॉल पाया जाता है, जिससे आपका कागज बनता है, जिससे आपका पेड़ पौधा का स्ट्रक्चर, जो भी लकड़ी है, पेड़ पौधे में पत्ते हैं, उन सब में सेलुलोज की मात्रा होती है और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी जटिल होता है, ठीक। इसलिए ये जो होता है कोशिका को एक दृढ़ता प्रदान करता है, एक कठोरता। जैसे किसी भी जानवर को देखिए, किसी भी एनिमल सेल्स को, किसी भी एनिमल बॉडी को आप टच कीजिएगा तो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक। लेकिन अगर किसी पेड़ पौधे को देखिएगा तो एकदम हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि उसमें सेल वॉल पाए जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं, ठीक। लेकिन जंतु कोशिका में केवल सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसलिए वो कठोर नहीं होता है, ठीक। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपको पता चल गया, इसलिए पाए जाते हैं सेल क्या चीज़ में? तो पादप कोशिका में भी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी इसके साथ साथ पाया जाता है।
अगला है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अभी आपको बताया क्या चीज़ में, तो जंतु कोशिका में कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन वर्क है क्या चीज़, तो ट्रांसपोर्टेशन करना। इसमें भी इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, क्योंकि ये जो प्लांट सेल है गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी एक जगह से दूसरे जगह तक क्या चीज़ को ले जाने के लिए, तो ऊर्जा को ले जाने के लिए, और बोल सकते हैं तो वाटर को ले जाने के लिए उसमें वो क्या गोल्जी बॉडी की आवश्यकता होती है। आगे देखा जाए तो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे स्मूथ भी है, रफ भी है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ के लिए होता है, तो प्रोटीन के लिए। क्या चीज़ के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। यानी कि प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदवी जालिका, उसमें भी खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। ठीक, अगला देखा जाए तो अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बता दिए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन वर्क होता है जो हम सांस लेते हैं, सांस जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में वहाँ पे एक साइकिल चलता है, उस साइकिल्स को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और उस क्रेब्स साइकिल के द्वारा जो कोशिका होता है वो ATP में बदल जाता है। ATP जो होता है, ATP बाद में वो टूट कर ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का शक्ति। तो इसमें भी सेम वर्क होता है क्या चीज़ का, तो कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला है प्लास्टिड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधों में। हम लोग के शरीर में किसी भी बोला जाए ह्यूमन बॉडी में या सेल्स में, जो एनिमल सेल्स है उसके अंदर में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। यानी ह्यूमन बॉडी में उसका कलर जो बदलता है वो कलर बदलता है एक एंजाइम, एक बोल सकते हैं हार्मोन होता है, एक एंजाइम होता है, वो होता है आपका कौन सा, तो वो होता है मेलानिन एक रंजक है। उसके कारण शरीर का जो भी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई व्यक्ति काला है तो उसमें मेलानिन की मात्रा अधिक है, कोई गोरा है तो उसमें मेलानिन की मात्रा कम है, और कोई होता है बहुत ज़्यादा गोरा, जैसे अंग्रेज वगैरह को देख लीजिए, व्लादिमीर पुतिन को देख लीजिए, बहुत गोरा है तो उसमें मेलानिन की मात्रा बहुत कम मात्रा में। ठीक, और कोई है भाई साहब, देखिएगा साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग होते हैं, साउथ इंडियन जितने भी लोग होते हैं काले होते हैं बिल्कुल, तो उनके शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है। तो प्लास्टिड का क्या काम है, तो ये जो प्लास्टिड है ये कोशिका में जो भी कलर करना है, जो भी प्लांट्स में जो भी कलर होता है, जैसे उसका लीव्स जो होता है उसका पत्ती का कलर अलग होता है, उसके फलों का कलर अलग होता है। आम शुरुआती रहता है हरे कलर का, यानी कि उसका जो भी शुरुआत बना वो हरे कलर का, बाद में बदल जाता है वो पीले कलर में, कुछ लाल वगैरह कलर में बदलता है, वो सब प्लास्टिड के कारण। ये टोटल 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। यानी कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलर डिसाइड करता है, ये फल में पाया जाएगा, उसके साथ साथ में आपका फूल में पाया जाता है। ठीक, और उसके साथ साथ में कुछ पत्तियां भी हरे लाल हरा वगैरह जितने भी कलर का होता है उसमें भी क्रोमोप्लास्ट पाया जा सकता है। ठीक, लेकिन क्लोरोप्लास्ट अगर बोला जाए तो क्लोरोप्लास्ट का रंग सिर्फ हरा होता है, यानी कि ये सिर्फ पाया जाएगा पत्ती में, और कुछ पौधे का जो भी तना होता है, जो मुलायम तना है, उसमें भी ये हरा कलर यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगला है ल्यूकोप्लास्ट, इसमें कोई कलर नहीं होता है, इसीलिए ये जो पाया जाता है ये जड़ों में पाया जाता है। वो सब पूछा जाता है ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के किस भाग में पाए जाते हैं, तो बोलेंगे जड़ और तना में। ठीक, नाउ नेक्स्ट अगला है आपका न्यूक्लियस का वर्क हमने बता दिया है। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो उसका खोज किया था आपका रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने। और न्यूक्लियस जो है इसका भी कंट्रोल करने का काम होता है। न्यूक्लियस के बाहर बड़ा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर में दो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स इसमें बोला जाए DNA RNA और क्रोमोसोम्स वगैरह इसके अंदर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो होता है ये ऑर्गन्स होता है। ठीक, और ये न्यूक्लियस अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगला है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, तो एनिमल सेल में छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये बड़ा सा वैक्यूल्स पाया जाता है, क्योंकि प्लांट को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। प्लांट अधिक पानी में सर्वाइव कर सकते हो, उसको पानी बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में चाहिए, इसलिए उसका जो वाटर पैकेट्स होता है वो बड़ा होता है और जंतु का छोटा होता है। तो ये एक ओवरव्यू हमने बताने की कोशिश की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइए। ठीक है।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।